अपना चल रहा था सेकंड चैप्टर गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। पिछली क्लास में गाउस नियम के दो अनुप्रयोग अपन ने पढ़ लिए थे। एक पढ़ा था एक समान आवेशित गोलीय कोश यानी खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इन कैलकुलेट किया, ई आउट कैलकुलेट किया, ई सरफेस कैलकुलेट किया। फिर अपन ने कहा कि इसका दूसरा अनुप्रयोग एक समान आवेशित चालक गोले के कारण, चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके रिजल्ट भी गोलीय कोश के जैसे ही आए थे। तो आज हम पढ़ेंगे गाउस नियम का तीसरा अनुप्रयोग, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो दिया गया समस्त आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि जब किसी कुचालक को आवेश दिया जाता है, कुचालक कह दीजिए, अचालक कह दीजिए, विद्युत रोधी कह दीजिए, जब किसी कुचालक को आवेश दिया जाता है तो दिया गया समस्त आवेश उसके कंप्लीट वॉल्यूम में, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसी की चर्चा करेंगे हम। एक समान आवेशित अचालक गोला लेना है। क्या लेना है? अचालक गोला। ये इसकी रेडियस है और ये इसका सेंटर है। माना कैपिटल जो दिख रहा है उसी से थ्योरी बनाए। माना कैपिटल आर त्रिज्या का, वहां था गोलीय कोश, फिर आया ठोस गोला। अब अक्षर बदल दीजिए। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला जिसे प्लस स्मॉल क्यू या कैपिटल स्मॉल क्यू, मर्जी आपकी, जिसे प्लस स्मॉल क्यू आवेश देने पर दिया गया समस्त आवेश इसके कंप्लीट वॉल्यूम में, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कर दिया संपूर्ण आयतन में वितरित। अगर ये गोलीय कोश तो पृष्ठ पर आता, केवल अंदर कितना होता? 0। लेकिन कुचालक में ऐसा होगा। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला जिसे प्लस स्मॉल क्यू आवेश देने पर, जिसे प्लस स्मॉल क्यू आवेश देने पर दिया गया समस्त आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब यहां पर भी वही तीन केस बनेंगे। जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर हो, सेकंड केस जब बिंदु P अचालक गोले के पृष्ठ पर कह दीजिए सतह पर हो, और थर्ड केस जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो। बाहर ई आउट कैलकुलेट करेंगे, सरफेस पर ई सरफेस और अंदर ई इन कैलकुलेट करेंगे। इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, यहां से स्मॉल r दूरी यहां ले लिया बिंदु P, स्मॉल r दूरी पर आइडेंटिफाई कीजिए लोकेशन को। स्मॉल r दूरी पर अचालक गोले के बाहर, कोमा वो स्मॉल r सतह पर तथा इसके अंदर स्थित बिंदु P पर, चाहे बाहर ले लीजिए यहां से यहां तक, फिर सतह पर यहां से यहां तक, और फिर अंदर यहां से यहां तक। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर अचालक गोले के बाहर, कोमा सतह पर तथा इसके अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें स्टार्ट करें। तीन केस हो सकते हैं। रोमन फर्स्ट केस, जब बिंदु P, जब बिंदु P, जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, अचालक गोले के बाहर, रिलेशन स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r बड़ा है किससे? कैपिटल R से। तो क्या किया जाए? मैंने आपको स्टेप्स बता रखे हैं। सबसे पहले तो एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें। एक ऐसा पृष्ठ, आवेश वितरण के चारों ओर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? समान। और विद्युत क्षेत्र क्या तो पृष्ठ के समांतर हो या पृष्ठ के लंबवत हो, क्या कहलाता है? गाउसीय पृष्ठ, जिसका पृष्ठ समाकलन आसानी से प्राप्त किया जा सके। क्या कहलाता है? गाउसीय पृष्ठ। बंद सरफेस पर लगता है। r डिस्टेंस है O से यहां तक की, ना कि सतह से। ध्यान दीजिएगा, केंद्र से दूरी है स्मॉल r,
ये बिंदु लिया अपन ने P। जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो तो अपन ने क्या किया, अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर इसके बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। बारी बारी से तीनों पॉइंट करेंगे। अब क्या किया जाए, समस्या है तो इसका समाधान ढूंढा जाए। इसके लिए सर्वप्रथम बिंदु O को या केंद्र O को या बिंदु O को केंद्र मानकर, यहां प्रकार की चोंच टिका के बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ में परिपथ आवेश कितना होगा, परिपथ यानी इसके इनसाइड। अरे ये आपने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है तो जो भी चार्ज है, छोटा q है, बड़ा q है, 10 q है, 50 q है, सारा का सारा इसके अंदर ही तो है। अपन ने क्या माना है, स्मॉल q तथा बिंदु P इसके पृष्ठ पर होगा, तथा बिंदु P इसके पृष्ठ पर होगा। अतः गाउस के नियम से, गाउस के नियम से मैंने आपको दो अप्रोच बताई थी। एक तो गाउस के नियम से फाई ई बराबर सिग्मा क्यू यानी क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक मैथ से अप्रोच बताई थी अल्पांश ले, फिर ई वेक्टर डी ए वेक्टर की एंगल देखें बीच में, इनके दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री का है। एक मैथ के अप्रोच से फ्लक्स निकालें और एक गाउस के नियम से एलएचएस, दोनों बराबर आरएचएस को बराबर कर दे, रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तीनों एक ही फंडे पर आधारित है, चाहे खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, ये दोनों तो डिट्टो सेम हो गए। अब बात कर रहे हैं अचालक गोले में। अचालक गोले में आउट का केस E आउट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आएगा, जो किसका जैसा है, खोखले गोले का कह दीजिए, और ठोस गोले में E आउट सभी में क्या होता है, सेम। गाउस के नियम से गोलीय गाउसीय पृष्ठ से, गोलीय गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सिग्मा क्यू या क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि सिग्मा क्यू इस डॉट डॉट जो आपने कल्पना करी है, सारा का सारा चार्ज इसके अंदर ही तो है, सिग्मा क्यू बराबर है क्यू, तो बोलिए फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण ए गाउस के नियम से आ गया फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्यू चार्ज है तो कितनी बल रेखाएं निकलती हैं उससे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बल रेखा ही तो है, बल रेखा ही क्या है, फ्लक्स। अब हम दूसरी अप्रोच लगाएंगे अल्पांश वाली। ये जो गाउसीय पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है सरफेस इंटीग्रेशन, इसको अपन छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर मान सकते हैं। DA1 DA2 DA3 प्लस डॉट 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 DAN इक्वल टू कैपिटल A, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा, ये सब बातें मैंने आपको बताई। क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर, ये DA वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर, इन धनावेश से दूर की ओर इसी डायरेक्शन में होगी, ये होगा आपका E वेक्टर। बोलिए इन दिस सिचुएशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी फ्लक्स जब निकालेंगे तो फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, थीटा होता है ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण। ये सब बातें मैं बता चुका हूं पहले, मुझे पता था कि इस सब की जरूरत पड़ेगी। गाउसीय पृष्ठ पर, अभी जो गायस की थ्योरी थोड़ी सी बनाए, गाउसीय पृष्ठ पर, इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डीए लेते हैं। दरअसल में ये डीए लेते हैं, जिसकी दिशा यानी डीए वेक्टर, जिसकी दिशा अगर आप बेटा यहां पर लेते आर तो ये डीए वेक्टर इधर हो जाता, ये भी तो सरफेस के लंबवत ही है। इधर लेते तो इधर हो जाता, इधर लेते तो इधर, इधर भी ले सकते हो आप, मर्जी आपकी। जिसकी दिशा यानी डीए की दिशा
पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होगी तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी। तो इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स अल्पी होगा फाई या डी फाई, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर नहीं डी ए वेक्टर, एरिया अल्प तो बल रेखाएं तो अल्प गुजरेगी। चूंकि ई ए वेक्टर व डी ए वेक्टर एक ही दिशा में, ये इनके मध्य कोण कितने डिग्री है 0 डिग्री, या परस्पर समांतर है। तो ई वेक्टर पैरेलली परपेंडिकुलर में उल्टा टी आता है, डी ए वेक्टर अगर ऐसा है तो एंगल कितने डिग्री 0 डिग्री। यहां डाल दीजिए डी फाई ई बराबर, एक स्टेप यही बना दीजिए डी फाई ई बराबर, क्योंकि थीटा की आवश्यकता भी महसूस हुई नहीं है, ये अदिश गुणनफल है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या होता है ए बी cos थीटा। तो खोलिए पहले इसको, डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा। अब आवश्यकता महसूस हुई, थीटा क्या है ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण। चूंकि ई वेक्टर पैरेलली डी ए वेक्टर अगर ऐसा है, एंगल कितना डिग्री 0 डिग्री, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो डी फाई ई बराबर ई डी, ये आया अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, अल्प आ गया डी फाई। अपने को चाहिए कंप्लीट, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स में बताई थी मैंने बात, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डी, डी फाई की वैल्यू रख दी ई डी। अब ई इज कांस्टेंट, क्यों, इससे दूरी r, बिंदु P की दूरी r है, यहां लेंगे तो भी दूरी r ही होगी, बिंदु P यहां लेंगे तो भी दूरी r ही होगी, बिंदु P यहां लेंगे तो भी दूरी क्या होगी r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सभी जगह क्या होगा सेम। तो E इज कांस्टेंट है, तो फाई E बराबर क्या आ गया, E बाहर ले लिया, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन D। अब स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ है, और गोलीय गाउसीय पृष्ठ का यानी इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। छोटा r या बड़ा r, छोटा r, क्योंकि अल्पांश तो इस पर लिया है, जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r त्रिज्या के, बच्चा इसी में गलती करता है, स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ के लिए, गोलीय गाउसीय पृष्ठ के लिए क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन डी ए बराबर 4 पाई, छोटा r आएगा, ध्यान रखें इस बात को, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो बोलिए क्या करें हम, ये वैल्यू यहां डाल दें, तो फाई ई बराबर क्या आ गया, फाई ई बराबर ई मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से LHS बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से E मल्टीप्लाई RHS को बराबर कर दें, 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E चाहिए गुणा में तो भाग में चला जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, दैट इज K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो E पैरों में लगा दीजिए, आउट बराबर है KQ अपॉन r स्क्वायर। यही रिजल्ट गोलीय कोष का आया था, यही रिजल्ट ठोस गोले के कारण आया था, और यही रिजल्ट फर्स्ट चैप्टर में बिंदु आवेश से भी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है। मानो ये चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे O पॉइंट पर बहुत सूक्ष्म एरिया में केंद्रित हो। फर्स्ट चैप्टर में आया था प्लस Q आवेश से r डिस्टेंस पर बिंदु आवेश के कारण आया था E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर। बिंदु आवेश जैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे खोखला गोला हो, चाहे ठोस गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, तो E आउट में कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। समीकरण 3, समीकरण 3 सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म,
ई आउट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ई आउट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर कैप। स्मॉल आर कैप क्या है? वेयर स्मॉल आर कैप बराबर ओपी की दिशा में, ओ से पी की ओर, ओपी की दिशा में, ओपी की दिशा में एकांक सदिश। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर सेकंड चैप्टर आपके समझ नहीं आ रहा तो थर्ड चैप्टर समझ में नहीं आएगा। विद्युत विभव हेडिंग यही आएगी, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह आएगा विद्युत विभव। वहां मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अचालक गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निम्न होता है। डायरेक्ट यूज करूंगा, इसी ई आउट को यूज करके वी आउट निकालूंगा, यानी बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव की कैलकुलेशन करूंगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आना चाहिए। जल्दी से नोट करें फटाफट। चले आगे। तो ये कंप्लीट चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मानो सारा का सारा चार्ज इस सूक्ष्म एरिया में केंद्रित हो, तभी तो बिंदु आवेश जैसा रिजल्ट आ रहा है। समीकरण 3 ई आउट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाए, समीकरण 3 से इस बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाया जा सकता है, और वो क्या? यदि अचालक गोले पर, मैं समीकरण 3 को दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, यदि अचालक गोले पर आयतनिक आवेश घनत्व, आयतन का कंसेप्ट लगेगा, यदि अचालक गोले पर, यदि अचालक गोले पर आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व सब पढ़ा रखे हैं मैंने, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, और आयतनिक आवेश घनत्व रो बराबर क्यू अपॉन वी। आयतनिक आवेश घनत्व रो हो तो बोलिए क्या होगा? रो बराबर चार्ज क्यू अपॉन, अब बात आती है वॉल्यूम की। बच्चा फिर कंफ्यूज होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब, कौन सा आर लगाऊं, छोटा आर या बड़ा? अरे चार्ज ये रेडियस थी अचालक गोले की, तो चार्ज इसी में तो है, तो आयतन में छोटे आर का क्यूब आएगा या बड़े आर का क्यूब आएगा? बड़े आर का क्यूब आएगा, वॉल्यूम ना कि छोटे आर का। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्यू बराबर क्या आएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। समीकरण 3 में, समीकरण 3 की शक्ल बदली जा सकती है, किसके पदों में? आयतनिक आवेश घनत्व के पदों में। इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से बोलिए क्या आया? ई आउट, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं बस उसको, ई आउट पर के की वैल्यू 1 अपॉन, फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा में आर स्क्वायर ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई क्यू की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो ई आउट बराबर, ई आउट बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ये किसके पदों में आ गया? रो के पदों में।
ई आउट बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अगर इसी को भी चाहो वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? वेक्टर फॉर्म क्या होगा? ई आउट वेक्टर बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर में। तो मैंने आपके सामने समीकरण 3 का अपडेटेड वर्जन ये रो के पदों में, और जो नीचे वाला ये डब्बा है इसका अपडेटेड वर्जन। तो ये था आपका क्या? एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कीजिए फटाफट। अब इसका एप्लीकेशन थर्ड ही है। रोमन फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, जब बिंदु पी अचालक गोले के बाहर स्थित हो। अब मैंने कहा था कि सतह का ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सतह में बस केवल एक अक्षर बदलना होता है। ये आपका गोला था अचालक गोला, ये इसकी रेडियस थी कैपिटल आर। ठीक है जी, ठीक है। अब ये बिंदु लिया स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये बिंदु ले बिंदु पी। अब वही अल्पांश लेंगे, बस फर्क कितना है? अब भी तो परिबद्ध आवेश क्यू ही है। अरे है कि नहीं है क्यू? बस फर्क इतना ही पड़ता कि जो आप स्मॉल आर त्रिज्या का गोलीय गाउसियन पृष्ठ है, यहां स्मॉल आर, अब क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर भी देखिए, और ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह सरफेस। बस, तो ये होगा सतह पर या पृष्ठ पर। तो करते हैं अपन सेकंड केस। आपको रिजल्ट को रो के पदों में बदलना आना चाहिए। लॉजिक मैंने बता दिया, रो बराबर क्यू अपॉन वी। रोमन सेकंड केस, एप्लीकेशन थर्ड ही चल रहा है। जब बिंदु पी अचालक गोले के पृष्ठ पर या अचालक गोले की सतह पर के पृष्ठ पर स्थित हो। किस पर स्थित हो? पृष्ठ पर। इस स्थिति में गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल आर होने पर भी परिबद्ध आवेश स्मॉल क्यू ही होगा। इस स्थिति में यानी समीकरण थर्ड में, जो अभी थर्ड बनी थी, इक्वेशन थर्ड में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, तो बोलिए क्या बनेगा? ई सरफेस या सतह बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्पष्ट है कि अचालक गोले की सतह कह दीजिए पृष्ठ, अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होता है। तुलनात्मक अध्ययन करें, खोखला गोला हो ठोस गोला हो, अधिकतम आया था। कहां आया था? अधिकतम सतह पर ही था। और ठीक अचालक गोला हो, अधिकतम कहां पर होता है? सतह पर। खोखला गोला हो या ठोस गोला हो,
अंदर प्रत्येक बिंदु पर 0, अंदर प्रत्येक बिंदु पर 0 और बाहर अनंत पर भी 0। कोई आपसे पूछ ले कि गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान न्यूनतम कहां पर होता है, चाहे खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, क्या बोलोगे? अंदर। न्यूनतम कहां कहां पर होता है, इसका मतलब बहुवचन उत्तर आएगा, एक तो अंदर और एक अनंत पर। सर अनंत पर कैसे? बाहर आया था ई आउट KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, एफ स्मॉल r इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी बोले तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, पूरा काम जाम 0। तो अंदर भी 0 और अनंत पर भी 0। अधिकतम कहां पर? सतह पर। अधिकतम कहां पर? सतह पर। नोट कर लीजिए, अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें वेक्टर फॉर्म बन सकती है आराम से। ई सरफेस वेक्टर बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इनटू स्मॉल r। एक काम सदिश की दिशा क्या करते हैं? निर्धारण। अब बात आती है, यहां Q है और यहां Q है, इन दोनों डब्बों को भी, इनके भी अपडेटेड वर्जन किसके पदों में? रो के पदों में। वही सेम बात, सिग्मा रो बराबर Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R Q, तो ये भी रो के पदों में आ जाएगा और ये भी रो के पदों में आ जाएगा। Q बराबर तो क्या लिखेंगे? Q बराबर लिखेंगे, अरे अभी तो बदलना सिखाया था, रो बराबर Q अपॉन V वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। वज्र गुणा किया तो Q बराबर रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, रख दिया रो की जगह। इसमें भी इसका अगला डब्बा आ जाएगा, इसका भी अगला आ जाएगा, और K की जगह क्या रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट किसके पदों में प्राप्त हो जाएंगे? रो के पदों में। मैंने सिखा तो दिया पहले बिंदु में काम करना। ओके, तो ये था आपका सेकंड केस, जब बिंदु P अचालक गोले की सतह पर या अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। अब हम बात करेंगे थर्ड केस, जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो। रोमन थर्ड केस। सॉरी पृष्ठ पर सेकंड केस में क्या करना था? यहां पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये करना भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं। रोमन थर्ड केस, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो क्या तो बाहर पूछता है या अंदर, अंदर तो अलग से पूछ लेता है कई बार। जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो, अचालक गोले के अंदर कह दीजिए या भीतर, अंदर स्थित हो, इस कंडीशन में स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। देखिए भाई, ये है कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला। आवेश दिया, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। कंप्लीट वॉल्यूम। इससे r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर यह बिंदु है P, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोलीय कोष के केंद्र O से, सॉरी अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अचालक गोले के अंदर स्थित
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। समस्या इसका समाधान ढूंढा जाए, वही बात। इसके लिए, इस काम को करने के लिए, ई इन निकालने के लिए बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहां प्रकार की नौक्टिका के स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक अल्पांश ले लिया dA, इसकी डायरेक्शन वो डी ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन त्रिज्या के अनुदिश बार की और ये ई वेक्टर। एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। अब बात आती है यहां पर एक समझने वाली, दोबारा सुनिए। अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अंदर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय डॉट डॉट गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस गाउसीय पृष्ठ के परिधि पर कह दीजिए पृष्ठ पर बिंदु P होगा, पृष्ठ पर बिंदु P होगा। अब देखिए इस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना है, परिबद्ध आवेश कितना है, Q थोड़ी है, क्योंकि जो Q था, स्मॉल q था, ये तो पूरा एक समान रूप से वितरित है, कंप्लीट वॉल्यूम। किसमें? कंप्लीट वॉल्यूम में। मैं थोड़ा सा डायग्राम को बेकार कर रहा हूं समझाने के लिए, थोड़ा सा बेकार कर रहा हूं, आप नहीं करेंगे सब कॉपी में ऐसा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इस जो आपको डॉट डॉट वाला जो गाउसीय पृष्ठ दिख रहा है, इस पोर्शन में कितना चार्ज है? क्यों? क्योंकि बिंदु P पर यहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में केवल उसी आवेश का योगदान है जो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर है। जो बाहर रह गया, यानी ये पोर्शन समझाने के लिए बना रहा हूं ये। इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? 0। तो अपने को तो केवल इसके अंदर जो चार्ज है, इसके अंदर बाउंडेड, इस वाले के अंदर, उसी का निर्गत फ्लक्स में योगदान होगा। यही तो बात करी थी गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से, कुछ नहीं, बेसिक गणित है छोटी क्लास में। गाउस के नियम से इस गाउसीय पृष्ठ से, इस गोलीय, ये बेकार मैंने वैसे ही किया डायग्राम समझाने के लिए, इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है सिग्मा क्यू कैसे निकाला जाए, यानी इसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू तो नहीं हो सकता, क्यू थोड़ी है, क्योंकि क्यू तो कंप्लीट में है। अपने को तो केवल जो इसके अंदर है वो चाहिए, इससे मतलब थोड़ी है बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। मान लें कि चूंकि सिग्मा क्यू बराबर क्यू डैश, मान सिग्मा क्यू बराबर क्यू डैश मान। अब टोटल है क्यू, टोटल क्या है? क्यू, और इसके अंदर मान लिया क्यू डैश, तो रिमेनिंग जो इस पोर्शन में बच गया गाउसीय पृष्ठ के बाहर और इस पृष्ठ के अचालक गोले के पृष्ठ, इस रीजन में जो बच गए कितना होगा? Q माइनस क्यू डैश। तो मैं कह सकता हूं आपको समझाने के लिए कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश मान लिया क्यू डैश, अभी वैल्यू निकालेंगे इसकी। क्यू डैश के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिंदु P पर, लेकिन रिमेनिंग चार्ज Q माइनस क्यू डैश, इस पोर्शन बाहर बच गया, गाउसीय पृष्ठ के तो बाहर है और अचालक गोले के पृष्ठ के अंदर इस रीजन में ये जो बच गया, इसके कारण बिंदु P पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? 0। अरे गाउस ने ये तो बताया था कि केवल उन्हीं निर्गत फ्लक्स में केवल उन्हीं आवेशों का, और फ्लक्स क्या है? बल रेखा। निर्गत फ्लक्स में केवल उन्हीं आवेशों का योगदान होता है जो बंद पृष्ठ के अंदर होते हैं, बाहर उपस्थित आवेश का निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, फाई ई बराबर ये क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन, समीकरण ए। चाहो तो आप क्यू डैश की वैल्यू यहां भी निकाल सकते हो या आगे भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, मर्जी आपकी। अब वही सेम बात, और वो क्या?
कि इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA लेते हैं, इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA लेते हैं जिसकी दिशा dA वेक्टर, जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए विलंब की दिशा में बाहर की ओर हो गया dA वेक्टर, तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर। बोलिए इन दिस सिचुएशन थीटा कितने डिग्री? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, इस अल्पांश से, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स अल्पी होगा d phi e बराबर e वेक्टर डॉट dA वेक्टर, अदिश गुणनफल है तो d phi e बराबर e dA cos थीटा, e dA cos थीटा। थीटा की आवश्यकता महसूस हुई और ये काम सब मैंने पहले ही करवा दिए थे आपको पाठ की स्टार्टिंग में। मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद में आवेश घनत्व तो 3 प्रकार का और आवेश वितरण भी 3 प्रकार का, लैम्बडा, सिग्मा और रो। इनमें जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, वरना ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है। ई वेक्टर और dA वेक्टर पैरेलली कह दीजिए आप, एक ही दिशा में है, तो इन दिस सिचुएशन थीटा कितने डिग्री है? 0 डिग्री। तो d phi e बराबर e dA cos 0 डिग्री, तो d phi e बराबर e dA, e dA अपने को चाहिए कंप्लीट, अतः संपूर्ण पृष्ठ से, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन d फाई ई, d फाई की वैल्यू रख दें, सरफेस एस को सरफेस में 5 समझ जाओगे, ई डी, ई इज कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि r डिस्टेंस पर यहां बिंदु लोगे तो यहां भी आएगा, दूरी तो समान है सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अरे वेक्टर्स के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? समान। तो फाई ई बराबर ई कांस्टेंट क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन डी, वही स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ के लिए, वही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन dA बराबर 4 पाई, छोटा या बड़ा? अरे अल्पांश इसी पर तो लिया है, तो छोटे छोटे अल्पांशों का इसी का तो एरिया होगा सरफेस है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं भाई। 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये वैल्यू यहां डाल दें तो क्या बना? फाई ई बराबर e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण 2, समीकरण 2। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, अभी q डैश का मान मैंने निकालने को वहां निकाल सकते थे आप। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से LHS बराबर है, RHS को बराबर कर दें तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E बराबर q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। अब इस q डैश की मेन है इसमें काम, q डैश की वैल्यू निकालना, किसके पदों में? q के पदों में। इतना नोट कीजिए फटाफट।
चले आगे। क्यू डैश की वैल्यू वहां की बजाय अपन यहां भी निकाल सकते थे। क्यू डैश की वैल्यू निकालने के पश्चात समीकरण एक मान लेते। करने के तरीके कई हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए अपने को निकालना है इस बाउंड्री के अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि जो चार्ज इसके अंदर है, कई वजह कह रहे क्यू है, नहीं गलत, क्यू तो ये सारा है, तो ये रिमेनिंग जो ये बच गया, इसके कारण बिंदु P पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, केवल इसके अंदर बाउंडेड चार्ज कितना है। बचपन का गणित लगाते हैं, और वो क्या, कई बार आपने एक ही नियम वाले सवाल किए होंगे ऐसे कि 12 नारंगियों का मूल्य इतने रुपए, तो एक नारंगी का मूल्य कितना होगा। एक पेन आता है 4 रुपए का, तो 20 पेन कितने महंगे, 20 चौक 80 रुपए में। ऐसा लॉजिक इसमें लगाएंगे आज। बेहद आसान निकालने का तरीका है क्यू डैश, रटोगे याद नहीं रहे। और वो क्या, इधर ध्यान दीजिए, चूंकि अपने को चाहिए इस वॉल्यूम में, इस आयतन में जिसकी रेडियस है छोटा, और ये मालूम है ये रेडियस है बड़ा, तो कंप्लीट वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। आयतन में निहित चार्ज बराबर कितना, वही गणित है, 20 नारंगियों का मूल्य 100 रुपए, तो एक नारंगी का मूल्य भाग लगेगा, इसलिए एकांक आयतन में आवेश कितना होगा, Q बटा में भाग आ गया 4/3 कैपिटल R पाई कैपिटल R। आप मर्जी जितने में निकाल सकते हो। 20 नारंगियों का मूल्य 100 रुपए, एक नारंगी का मूल्य इतना, यानी 100 बटा में 20। आप जितने का भी निकालना है मल्टीप्लाई कर दो बस। इसलिए कितने आयतन में चाहिए, जिसकी रेडियस है स्मॉल r, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r। ये चाहिए, इतने आयतन में आवेश कितना है, 4/3 पाई स्मॉल r। रटने वालों को ध्यान देना, छोटा r बड़ा r क्या है, आयतन में आवेश। क्या माना है अपन ने, क्यू डैश बराबर क्यू बटा में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाई गुणा में हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, क्या बच गया, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। आ गया क्यू डैश का मान निकालना, बेहद ही आसान तरीके से बताया। तो क्यू डैश इस वॉल्यूम में कितना इस आयतन में कितना आवेश है, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। वहां रख दें तो देखिए क्या बनेगा, आप क्यू डैश की वैल्यू समीकरण 1 के पहले भी निकाल सकते थे, यहां रखना। तो बोलिए क्या बनेगा, ये ई एन बराबर क्यू डैश की जगह क्यू आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है इनटू आर स्क्वायर इनटू कैपिटल R क्यूब। अरे सही है क्या भाई, क्यू डैश की वैल्यू ही तो रखी है यहां पर, मिटा दो इसको अब। ठीक, काटा पीटी हो रही है कुछ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक स्मॉल r बच गया और कुछ नहीं, के बन जाएगा। तो ई इन बराबर के क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। यह होता है अचालक गोले के अंदर या भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तुलनात्मक अध्ययन कीजिए अब, जबकि खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, ईन बराबर आया था 0, ईन बराबर आया था 0। दो रिजल्ट सेम है। तुलनात्मक दोबारा देखें, खोखला गोला हो, ठोस गोला हो, अचालक गोला हो, बाहर होता है ई आउट बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, तीनों में सेम हो गया। सतह पर
के क्यू अपॉन बड़ा आर स्क्वायर। क्लियर? अब अगर हम बात करें इनसाइड की, तो खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, ई इन बराबर 0, बट अचालक गोला में ई इन बराबर के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। कई बार ये सिद्ध भी करवा लेता है या ई इन समानुपाती स्मॉल आर। ये क्या बोल रहा है खुद? ये कह रहा है कि अचालक गोले के केंद्र से, अचालक गोले के केंद्र से, केंद्र ओ से अंदर सतह तक दूरी बढ़ने पर, सतह तक लिमिट है, केंद्र से सतह तक जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती, स्मॉल आर क्या है? दूरी, ना कि रेडियस। जैसे जैसे केंद्र से सतह तक जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है। और सतह पर कितना हो जाता है? स्मॉल आर जब बड़े आर के बराबर, और सतह पर क्या हो जाता है? अधिकतम। क्या हो जाता है? अधिकतम। अच्छा, एक बात और समझिए, ये सिद्ध करवाता तो यहां रोकना पड़ता क्या कि सिद्ध कीजिए अचालक गोले के केंद्र से सतह तक दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। ये दूसरा सवाल सिद्ध करवा ले, यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। सिद्ध कीजिए अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। केंद्र पर इसको कोई ना कोई इक्वेशन मान ले फॉर केंद्र के लिए। सब सोचने की बात नहीं। स्मॉल आर बराबर 0, स्वाभाविक सी बात है, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु P लिया है। ये बिंदु P इस O के संपाती हो जाए। क्या हो जाए? O के संपाती, यानी और P एक जगह हो जाए। कब? स्मॉल आर बराबर 0। स्मॉल आर बराबर 0, तो ये बिंदु P कहां पर आ जाएगा? O पर, केंद्र पर। इक्वेशन 4 से 4 में रिजल्ट डाल दीजिए बस। बोलिए क्या आएगा? स्मॉल आर की जगह 0, इन नहीं आएगा, ईसी सेंटर, ईसी केंद्र भी लिख सकते हो, ईसी बराबर है 0। अर्थात अचालक गोले के अंदर मत कर देना, अब खोखला गोला हो ठोस गोला हो, अंदर इनसाइड ऑल पॉइंट, अंदर प्रत्येक बिंदु पर 0, लेकिन अचालक गोले के केंद्र पर 0, अंदर प्रत्येक बिंदु पर 0 नहीं। अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। मैं नहीं कह रहा भाई रिजल्ट का मान 0 होता है। अब देखिए ग्राफ खींचने में कितनी आसानी हो गई है, सहूलियत हो गई है। ग्राफ बनाएंगे, केंद्र पर 0, ईसी सेंटर, केंद्र से डायग्राम समझिए, 0 हो गया, केंद्र से सतह तक, सतह तक लिमिट है, केंद्र से सतह तक जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है। और सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम तो सतह पर ही होता है, चाहे खोखला गोला हो, चाहे ठोस गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, सतह पर अधिकतम हो जाता है। फिर बाहर, बाहर क्या आया था? ई आउट, रिजल्ट पढ़ा था, ई आउट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, या ई आउट व्यतक्रमानुपाती आर स्क्वायर। बाहर जैसे दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, और आर इन्फिनिटी अनंत पर अगेन क्या हो जाएगा? 0। तो अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0, अंदर 0 नहीं। अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कहां कहां 0 होता है? केंद्र पर 0 और एक अनंत पर 0, अनंत पर 0। जैसे जैसे सतह से बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। नोट कीजिए फटाफट।
अचालक गोले के केंद्र पर जीरो होता है, अंदर जीरो नहीं होता, सभी पॉइंट पर जीरो, जबकि गोलीय कोष और ठोस गोले में अंदर प्रत्येक बिंदु पर जीरो। बेटा भाई क्यू डैश निकालना आ गया सभी को। क्योंकि 20 पेनों का मूल्य इतना, तो एक पेन का मूल्य कितना, इसलिए 1000 पेनों का मूल्य कितना। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक सेकंड, एक बात और समझ ले, वेक्टर फॉर्म में समझने की बातें तो खूब रहती है, सदिश रूप में सब बातें आपको वेक्टर से आनी चाहिए। ई इन वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, आर ऑलरेडी है, इनटू स्मॉल आर। इसको भी अपडेटेड वर्जन में लिखा जा सकता है, क्योंकि एकांक सदिश ये है, एकांक सदिश बराबर सदिश बटा में सदिश का परिमाण। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू आर कैप, r इंटू आर कैप, इसकी जगह r वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ई इन वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला आलेख या ग्राफ या वक्र। रिजल्ट आपके पास है तो ग्राफ बनाना बेहद आसान है। और दो ग्राफ आपको पता है, समानुपात का ग्राफ आता है सीधी लाइन, व्युत्क्रमानुपात का आता है ऐसे, इन्हीं को यूज करूंगा। अचालक गोले के कारण, थर्ड एप्लीकेशन चल रही है अभी। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ है। ई और आर में वक्र। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ कह दीजिए या वक्र कह दीजिए। इधर ध्यान दें, समझना है थोड़ा सा। अब थोड़ा सा रिजल्ट क्या है, एक बार दोबारा सरसरी नजरों से। ई आउट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मैक्सिमम, ई इनसाइड के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। यहां पर भी ई सी केंद्र पर जी, ये अचालक गोला है जिसकी रेडियस है ये कैपिटल आर, केंद्र पर जीरो, केंद्र से सतह तक दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे, क्यों, ई इन समानुपाती आर, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा और सतह पर क्या हो जाएगा अधिकतम, और उसके बाद बाहर सतह के बाहर दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटने लग जाएगा। इसी को यूज करते हैं। ई और आर में वक्र, कई बार एक नंबर में वक्र पूछ लेता डायरेक्ट। इधर भी क्या है दूरी और इधर भी क्या है दूरी, हू बनेगा जैसा इधर बनेगा वाई अक्ष के ऐसा ही इधर बनेगा। ओके, इस अक्ष पर क्या लिया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड।
देखिए कई बच्चे वैसे ही अंदाज से बनाते हैं, उनको ये नहीं पता सरफेस कहां पर है। थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, यहां स्केल लगा के ऐसे ऐसे स्केल लगा के और यहां एक टिक मार्क कर लीजिए। कर लिया? स्मॉल आर बराबर क्या है? कैपिटल। इसी प्रकार हो इधर स्केल लगा के, यहां स्केल नहीं कि यहां लगा लो, कभी यहां लगाना है जो उसकी जीवा है, शिखर दोनों के बराबर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल, दोनों की शिखर बराबर हो गए। यहां पर ऐसे सब। अब ध्यान दीजिए इधर का रीजन क्या आएगा? स्मॉल आर लेस देन आर, स्मॉल आर लेस देन आर। इधर का भी वही, पहले एक साइड का बना लीजिए, चलो ठीक है, एक साइड में स्मॉल आर लेस देन, और इधर का क्या आएगा? स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल। केंद्र पर EC या EO मर्जी आपकी, जी केंद्र से सतह तक गए, मैथ का फंक्शन है E इन समानुपाती आर। E इन समानुपात का ग्राफ ऐसा ही आता है, E इन समानुपाती आर। केंद्र पर 0, जैसे जैसे दूरी बढ़ी, जैसे जैसे दूरी बढ़ी विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ गया, सतह पर क्या हो गया? अधिकतम। उसके बाद सतह से बाहर निकले व्यतिक्रमानुपात का है E आउट, व्यतिक्रमानुपाती। इसी प्रकार इधर E इन समानुपाती आर, और ये वही E आउट व्यतिक्रमानुपाती आर। इसको यहां पर ये E सरफेस, और यहां पर भी ये E सरफेस। तो ग्राफ भी खुद बता रहा है कि केंद्र पर 0, EC या EO केंद्र पर 0, केंद्र से सतह तक जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है, और सतह पर क्या हो जाता है? अधिकतम। सतह से बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ती है घटता जाता है, और अनंत पर कितना हो जाता है? जी नोट कर लीजिए, ये था अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला आरेख। तो ये था आपका तीसरा एप्लीकेशन, कंप्लीट होता है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ग्राफ भी हो गए तीनों, E आउट, E सरफेस और E इन। 3 पढ़ चुके हैं अब तक, 3 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। गोलीय कोष, उसका जैसा डिक्टो सेम ठोस गोला, और थर्ड एप्लीकेशन अचालक गोला। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लें साथ के साथ, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर है तो न्यूमेरिकल आप कर पाओगे अपने आप। इधर ध्यान दीजिए, इतना समय नहीं होता कि बिल्कुल साफ साफ लिखवाया जा सके, बात को समझे थोड़ा सा। रब को भी पेन लेके साथ के साथ बैठे आप। अगर आप ये वीडियो क्लियर कर लेते तो आपको कहीं समस्या नहीं होगी।
10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। सवाल वही है, एच अलग गोला है, वहां गोलीय कोस लिख दो, ठोस गोला लिख दो, बस पैटर्न बदल जाएगा। सवाल का फॉर्मेटिंग 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एच अलग गोले को, अगर कर दूं गोलीय कोस, सवाल अलग बन गया। एच अलग गोले को 3 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है। 3 माइक्रोकूलम का आवेश दिया, सीधी सी बात है, तो दिया गया समस्त आवेश, 3 माइक्रो को कंप्लीट आवेश उसके संपूर्ण वॉल्यूम में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए ए पार्ट, शॉर्ट में लिख दूं मैं, यानी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बी पार्ट, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र। सी पार्ट, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र। डी पार्ट, केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र। ई पार्ट और ले लीजिए, सतह से बच्चा नहीं पढ़ता इस बारीकी को, सतह से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए भाई, सॉल्यूशन क्या दिया है, पहले तो गिवन क्या दिया है, कैपिटल आर है रेडियस 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर। क्यों? E बराबर K आएगा, K की वैल्यू एमकेस में यूज करते हो, 9 × 10 की पावर 9, तो यहां इसको एमकेस में चेंज कर लिया। आवेश इन क्यू, स्मॉल क्यू कितना, 3 माइक्रोकूलम बराबर 3 × 10 की पावर -6 कूलम। ये सब बातें मैं सिखा चुका हूं। यहां अचालक गोले की जगह गोलीय कोस की करके सवाल है, जो आपके गत लेक्चर से होगा, ये पिछले करवा दे इससे। ए पार्ट, कौन सा पार्ट, बिल्कुल पारंगत हो जाने चाहिए तीसरे अनुप्रयोग में। ए पार्ट, केंद्र पर 0, केंद्र पर क्या 0, E बराबर 0, केंद्र पर कितना 0। अगर ये यहां पर गोलीय कोस होता तो केंद्र से 6 अंदर ही आता बिंदु, इसका भी उत्तर 0 आता, बी पार्ट का भी 0 आता। लेकिन अब 0 नहीं आएगा, तो केंद्र पर 0 होता है, अंदर प्रत्येक बिंदु पर 0 नहीं होता। बारीकी पर ध्यान दें। बी पार्ट क्या, बी पार्ट की यदि हम बात करें, केंद्र से 6 सेंटीमीटर, कल्पना करें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, कितने का है 10 का, ये लो 10 रेडियस आर हो गया 10, तो केंद्र से 6 अंदर ही होगा 6 सेंटीमीटर। अगर गोलीय कोस होता तो उत्तर 0 हो जाता, लेकिन अब 0 नहीं आएगा। बताइए थ्योरी में क्या पढ़ा, ई इन क्या आता है, इन लगाने की जरूरत नहीं है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। के मालूम है, क्यू मालूम है, कैपिटल आर भी मालूम है। बोलिए स्मॉल आर कितना यूज होगा 6, स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर बराबर 6 गुना 10 की पावर -2 मीटर। सारा सामान रख दीजिए। ई बराबर के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू 3 × 10 की पावर -6, मल्टीप्लाई स्मॉल आर 6 × 10 की पावर -2, डिवाइड बाई कैपिटल आर का क्यूब 10 × 10 की पावर -2 का होल क्यूब। आप खुद करेंगे, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ओके, अब बात करें सी पार्ट, केंद्र से 10 सेंटीमीटर, ओ केंद्र से 10, सतह पर जाएगा, कहां जाएगा सतह पर, और ई सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर सरफेस मत लगाएं, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ई बराबर के 9 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू
3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर कर लीजिए, कैपिटल आर का स्क्वायर, दोनों ही तो बराबर है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ई बराबर रिक्त स्थान न्यूटन प्रति कूलम। खुद करेंगे कैलकुलेशन, हमारा मकसद आपको तरीके सिखाना है। डी पार्ट, केंद्र से 15, केंद्र से स्मॉल आर जो होता है वो केंद्र से ही होता है। यहां आपको थोड़ी सी मुसीबत पैदा करेगा सतह से, और आप पढ़ते नहीं हो प्रश्न को ढंग से। केंद्र से 15, 10 तक सतह पर आ गए, त्रिज्या के बराबर ये, बताइए बिंदु कहां चला गया, आउट, और ई आउट बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितना यूज करोगे, 15 सेंटीमीटर, बराबर 15 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो ई बराबर के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई स्मॉल आर 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ई बराबर रिक्त स्थान न्यूटन प्रति कूलम। ओके, अब बात आती है लैंग्वेज पेज, सतह से 8, सतह से 8, स्मॉल आर 8 थोड़ी है, स्मॉल आर ये कैपिटल आर और जुड़ेगी तो भी बिंदु कहां जाएगा, बाहर। तो 10 प्लस 8 कितना, 18। ई आउट का कॉन्सेप्ट लगेगा, ई पार्ट वही फॉर्मूला, ई बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पर स्मॉल आर बराबर 10 यानी जो रेडियस है प्लस 8 बराबर 18 सेंटीमीटर, बराबर 18 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो ई बराबर के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ई बराबर रिक्त स्थान न्यूटन प्रति कूलम। तो इसी के साथ थर्ड एप्लीकेशन कंप्लीट होती है विद न्यूमेरिकल। अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे गाउस के नियम का फोर्थ अनुप्रयोग,